वैभव गाड़ी चलाते हुए गुनगुना रहा था। रात के अंधकार में सिमटी सुनसान सड़क पर वैभव बेपरवाही से गाड़ी चलाते हुए अपनी ही धुन में चला जा रहा था। वैभव ने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और गाना गुनगुना रहा था। उसे आसपास के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अचानक वैभव को लगा कि गाड़ी में गर्मी कुछ बढ़ गई है। उसने अपने हेडफोन उतारे और गाड़ी की एसी चेक करने लगा, पर शायद गाड़ी की एसी खराब हो चुकी थी, जिस वजह से गाड़ी में गर्मी की मात्रा बढ़ गई थी। वैभव ने सोचा कि अब इतनी रात को तो एसी ठीक करने वाला मैकेनिक मिलेगा नहीं, बिना एसी के ही काम चलाना पड़ेगा। ये सोचकर वैभव गाड़ी की खिड़कियां खोल देता है, जिससे गाड़ी के अंदर गर्मी कुछ कम हो सके। वैसे तो महीना गर्मी का था, लेकिन गाड़ी के बाहर का वातावरण कुछ शांत था और ठंडा था। मध्यम रात के शांत वातावरण में बहती ठंडी हवा खिड़की के सहारे गाड़ी के अंदर आकर गाड़ी की गर्मी को कुछ कम कर रहे थे। रात का वक्त होने की वजह से चारों तरफ माहौल में अंधेरे के साथ सन्नाटा भी फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की उपस्थिति पता नहीं चल रहे थे। बहती हवा के झोंकों के साथ सिर्फ एक रात कीड़ों की ही आवाज सुनाई पड़ रहे थे। कुल मिलाकर वहां का माहौल कुछ डरावना था, लेकिन वैभव अपने गाने की धुन में इतना खो चुका था कि उसे इस डरावनी स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ दूर गाड़ी चलाने पर वैभव का फोन बज उठता है। वैभव गाने को बंद कर फोन उठाता है। फोन की उस तरफ से आवाज आती है, कहाँ हो वैभव? मैं तुम्हें कितनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, कम से कम फ़ोन तो टाइम पर उठा लिया कर, मुझे चिंता हो जाती है बेटा। और तूने तो बोला था कि तू शाम तक वापस लौट आएगा, पर आधी रात बीत चुकी है और तू अभी तक घर क्यों नहीं आया? फ़ोन पर चिंता जताते हुए वैभव की माँ ने कहा। वैभव ने अपनी माँ से कहा, ओहो माँ, आप बिना बात के चिंता करती हो। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, पार्टी देर तक चल रही थी इसलिए लेट हो गया। अब मैं घर ही तो आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ और कुछ ही देर में घर पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर वैभव ने फ़ोन रख दिया। उसका पूरा ध्यान अब गाड़ी चलाने पर था। गाड़ी चलाते हुए वैभव को लगा कि उसकी गाड़ी से कुछ दूर आगे सड़क पर कोई खड़ा है। एक्सीडेंट के डर से वैभव ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोक दिया, पर जैसे ही उसने गाड़ी रोका तो देखा कि गाड़ी के सामने सड़क पर कोई नहीं था। वैभव ने यह अपना वहम समझा और गाड़ी वापस स्टार्ट कर दी और वापस गाड़ी चलाने लगा। अब उसकी नज़र और उसका ध्यान पूरी तरह से रास्ते पर था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने पर वैभव को लगा कि जैसे उसके पास वाली सीट पर कोई बैठा है। उसे महसूस होने लगा, पर उसके मन में जैसे डर की एक लहर सी दौड़ गई। उसने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी को धीमा किया और डरते डरते नज़र घुमाकर पास वाली सीट की तरफ देखा, पर गाड़ी की पास वाली सीट बिल्कुल खाली थी। वहां पर कोई नहीं था। वैभव को अब ये सब अजीब लगने लगा। उसे गाड़ी के बाहर फैला रात का सन्नाटा डर की चादर ओढ़े हुए प्रतीत हो रहा था। वैभव की हालत अब कुछ इस कदर हो चुकी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और ना ही गाड़ी से बाहर निकलने की। वैभव ने दोबारा हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में गर्मी होने पर भी वैभव ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। वो जल्द से जल्द इस सुनसान रास्ते से
बस निकल जाना चाहता था। गाड़ी में एक अजीब सी गंध भी फैल गई थी, हालांकि वो गंध अब धीरे धीरे कम हो रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर से वैभव को सड़क पर कोई शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। गाड़ी से बाहर जब वैभव ने गौर से देखा तो उसे सड़क के किनारे पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। सुनसान सड़क पर किसी इंसान को देखकर वैभव की जान में जान आई। उसने गाड़ी की स्पीड को धीमा करते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी हुई उस लड़की के पास जाकर रोक दिया। वैभव ने गाड़ी के शीशे को नीचे करते हुए उस लड़की से कहा, मैडम, आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ मदद चाहिए क्या आपको? उस लड़की ने वैभव की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जी वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इतनी रात में तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैभव ने उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखा। वो लड़की 22 से 25 साल के करीब की लग रहे थे और उस लड़की ने घुटनों से थोड़ा नीचे तक का फ्रॉक पहना हुआ था और पैरों में हील वाली सैंडल। उसके बाल खुले हुए थे और उसने गले में एक स्कार्फ पहन रखा था। हल्के मेकअप के साथ उसका बेदाग चेहरा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। वैभव ने उस लड़की से कहा, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप बैठिए, मैं आपको घर तक ही छोड़ दूंगा। वैसे आपकी गाड़ी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस लड़की ने झेंपते हुए कहा, अरे यहीं थोड़ा पीछे ही तो है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। गाड़ी रास्ते में ना आए इसलिए मैंने उसे थोड़ा साइड खड़ा कर दिया है, आपने देखा नहीं होगा शायद। हाँ, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आइए आप गाड़ी में बैठिए। वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो लड़की वैभव के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। वैभव गाड़ी चलाते हुए उस लड़की से उसके घर का पता पूछता है तो वो लड़की वैभव से कहती है कि यहाँ से थोड़ा सीधा चलने के बाद जो रेड लाइट बंगला आएगा आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए। रेड लाइट बंगले का नाम सुनकर वैभव के होश उड़ गए। उसने अचरजता से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या रेड लाइट बंगला? पर जहाँ तक मुझे पता है उस बंगले में तो काफ़ी सालों से कोई नहीं रहता, वो तो बंद है ना, और उस बंगले के आसपास दूर तक कोई घर भी नहीं है, फिर आपको वहाँ क्यों जाना है? वैभव की बात सुनकर वो लड़की कहती है, जी आपने सही कहा, कुछ महीने पहले तक उस बंगले में कोई नहीं रहता था, पर अब उसे मैंने खरीद लिया है। पिछले महीने ही मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और एक हफ्ते के लिए मैं उसी बंगले में शिफ्ट हूँ। वैभव ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जी आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वैभव को वो लड़की पहनावे और तौर तरीके से क्रिश्चियन कल्चर की लग रहे थे। उस लड़की ने वैभव से अपना नाम अयाना बताया। आप मुझे ऐना कहकर बुला सकते हैं। वैभव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखा। वैभव गाड़ी चलाए जा रहा था, तभी उसके नाक में वही अजीब सी गंध आई जो थोड़ी देर पहले उसके कार में फैली हुई थी। वो गंध ऐसी थी जैसे कोई चूहा मर गया हो या फिर किसी चमड़े के गलने की गंध। वैभव को समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। उसने गाड़ी के शीशे खोल दिए, मगर फिर भी वो गंध गाड़ी में ही मौजूद रही। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने नजर घुमाकर उस लड़की की ओर देखा तो उसने जो पाया वो देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो लड़की वहां पर थी ही नहीं, बल्कि वहां पर एक इंसानी शरीर था।
जो कि पूरी तरह से गल चुका था, यानी कि सड़ चुका था। उसके चमड़े गलकर वैभव की गाड़ी की सीट पर गिर रहे थे। वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो लड़की आखिर गई तो गई कहाँ, और ये सड़ रही लाश ये है किसकी, क्योंकि लाश के कपड़े ठीक उसी लड़की की तरह ही लग रहे थे। वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो रहा था और तभी गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। वैभव कुछ ही देर में बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब आंख खुली तो वो अस्पताल में था। वहां पर चारों तरफ उसके घर वाले मौजूद थे। उसकी माँ भी वहीं पर थे। सबने पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, तो उसने सबको पूरी बात बताई, मगर उसके साथ आखिर हुआ क्या ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वैभव की जान बच गई और उस दिन के बाद से वैभव ने रात के वक्त कभी भी उस रास्ते से सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 3 बज रहे थे। शहर के कोने में बसा एक छोटा सा घर, जहां हर रात की तरह इस रात भी सब कुछ सामान्य था। मौसम शांत था और घर के भीतर हर कोई गहरी नींद में था। अचानक घर के पुराने रेडियो से एक अस्पष्ट आवाज गूंज उठी। वो रेडियो जो सालों से बंद पड़ा था, बिना किसी वजह के अचानक चालू हो गया था। रेडियो से निकलने वाली आवाज साफ नहीं थी, मानो कोई दूर किसी दूसरी दुनिया से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। घर की सबसे बड़ी बेटी आभा, जो नींद में थी, अचानक इस आवाज से जाग गई। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन तभी रेडियो की आवाज तेज हो गई और उसमें से निकलने वाले शब्द कुछ और ही कहने लगे। एक अजीबोगरीब भाषा जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठकर रेडियो के पास गई और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो बंद नहीं हो रहा था। उसकी आवाज़ और भी तेज हो गई और उसमें से चीखने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई दर्द में हो। आभा ने तुरंत रेडियो का प्लग निकाल दिया, लेकिन वो अब भी चालू था। वो पीछे हट गई और उसकी आंखों में डर समा गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसने अपने माता पिता को जगाने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, एक सर्द मुस्कान जो उसकी ओर उसे घूर रहे थे। आभा ने उन्हें हिलाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल स्थिर थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो अपने छोटे भाई के कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन वहां भी वही नज़ारा था। उसका भाई बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। अब आभा को लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो घर के बाहर भागने की कोशिश में दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसके हाथ जाम हो गए। उसके चारों ओर की दीवारें धुंधली पड़ने लगी, मानो वो गल रही हों। अचानक घर के भीतर की सारी चीज़ें बदलने लगी। फर्श पर पड़ी चीज़ें हिलने लगी, दीवारों पर चित्र उभरने लगे और हवा में एक असहनीय बदबू फैल गई। घर की दीवारों से अजीब आकृतियां उभरने लगी और वो धीरे धीरे
आभा की ओर बढ़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वो घर की उस अजीब सी घुटन में फंस चुकी थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रेडियो की आवाज बंद हो गई, दीवारें फिर से सामान्य हो गई और घर में सब कुछ वैसा का वैसा जैसे पहले था। आभा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या था, एक सपना, एक वहम या फिर कुछ और। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब बस उसकी कल्पना का हिस्सा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा अब खुल गया था। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने महसूस किया कि आसपास की दुनिया भी अजीब थी। आसमान पर कोई तारा नहीं था, कोई हवा नहीं चल रही थी, सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो, जहां सब कुछ अलग था। तभी उसके पीछे एक आवाज आई, वही अस्पष्ट आवाज जो रेडियो में से आ रहे थे। उसने मुड़कर देखा और जो सामने था वो उसकी धड़कनें रोक दे रहा था। वो खुद को ही देख रहे थे, एक और आभा जो उसकी ओर घूर रहे थे, उसकी अजीब सी सर्द मुस्कान के साथ। आभा ने अपनी जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जाम हो गए। उसकी डुप्लीकेट आभा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह की पहली किरण के साथ आभा का परिवार जाग गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आभा का कोई अता पता नहीं था। उसके माता पिता और भाई उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। और फिर घर के कोने में पड़े रेडियो से वही अस्पष्ट आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार उस आवाज में आभा की चीखें साफ सुनाई दे रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया।
घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वो ही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहां से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूं पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहां ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ।